विधानसभा में शोर शराबे और विपक्ष के बहिर्गमन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। कहा, सांप्रदायिक और जातिवादी मानसिकता के चलते समाज को बांटना चाहते हैं विपक्षी दल। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किए गए काम को सीएम योगी ने बताया उपलब्धि। कहा, प्रवासी मजदूर और छात्रों को पहुंचाया घर। प्रदेश में हर गरीब को उपलब्ध करवाया मुफ्त राशन। प्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस का आतंकी धौला कुआं से हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पिस्टल और आईईडी बरामद। आतंकी के साथियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। देश में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी पर दी लोगों को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। शोर शराबे और विपक्ष के बहिर्गमन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वो सांप्रदायिक और जातिवादी मानसिकता के चलते समाज को बांटना चाहते हैं। पिछले दिनों भगवान परशुराम को लेकर सपा बसपा के बयानों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभाजनकारी नीतियां कभी सफल नहीं हो सकती। जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था, आज फिर वे अपनी इस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं। और फिर हम सब के यहां लोक भाषा में संत तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से इसकी विवेचना की है, बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया है। जब धनुष भंग के समय भगवान परशुराम पधारते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही मुंह से उन्होंने कह दिया कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन के दौरान गरीबों को उनकी सरकार ने लगातार खाद्यान्न उपलब्ध करवाया, जो अब भी दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों और बाहर पढ़ने वाले छात्रों को भी उनके घरों तक पहुंचाने के कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस संकट में प्रदेश सरकार के कार्यों के चलते ही मृत्यु दर सबसे कम रही है। पॉजिटिव केस हैं 1,72,000, सक्रिय केस हैं 48,000, उपचारित हुए हैं 1,21,000, मृत्यु हुई है 2,700, कुल टेस्ट हुए हैं 41,84,900। हमारे पास 10 लाख पे केस कुल 744 हैं। मृत्यु प्रति 10 लाख में 12 है और मृत्यु दर है 1.6%। ये देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर है। 25 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही सिफारिश भी लागू होती है। प्रदेश ने 34 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, पल्लेदार, कुली, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने का कार्य प्रारंभ किया और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उन गरीबों के लिए इस प्रकार के कार्य की योजना को लागू किया और फिर पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को लागू किया गया।
महोदय 18 करोड़ लोगों को अप्रैल माह से लेकर के अब तक लगातार महीने में 2-2 बार खाद्यान्न देने का कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश पीडीएस की जो स्कीम है उसके अंतर्गत भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने किसानों की कोई भी समस्या को बाधित नहीं होने दिया। समय पे फसल की कटाई हो, हार्वेस्टर पहुंचे, रैपर पहुंचे, किसानों के यहां उनको कंबाइन मशीन उपलब्ध हो जाए, हमने परमिशन दी, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, सारे कार्यक्रम आगे बढ़े। 119 चीनी मिलें थी, सभी 119 चीनी मिलें इस दौरान चलाई गई। 2500 कोल्ड स्टोरेज थे, सभी कोल्ड स्टोरेज चलाए गए। और तो और उत्तर प्रदेश के सामने 25 को लॉकडाउन होता है मार्च को, 27 तारीख को दिल्ली से जबरन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दिया जाता है। और उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है, जिस प्रकार की स्थिति पैदा होती है दिल्ली बॉर्डर पर, गाजियाबाद में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अगले 48 घंटे के अंदर सभी 3.5 से 4 लाख उत्तर प्रदेश वासियों को भी और बिहार वासियों को भी सुरक्षित उनके गांव तक या क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश ने ही किया। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के अनेक आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधों में जबरदस्त कमी आई है। विभिन्न प्रकार के अपराधों का उत्तर प्रदेश में महोदय अगर मैं 2016 की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो महोदय डकैती के मामलों में 74.5% की कमी आई है, अनुमान कर सकते हैं। लूट के मामले में 65.29% की कमी आई है। हत्या के मामले में 26.43% की कमी आई है। बलवा के मामले में 22.17% की कमी आई है। गृह वेदन में 12.69% की कमी आई है। रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 54.55% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 8.55% की कमी आई है। बलात्कार के मामले में 38.74% की कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर घटते हुए आंकड़े हैं। और मैं अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो भारत सरकार का है, क्राइम इन इंडिया, अगर इसके आंकड़े प्रस्तुत करूं तो डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश 31वां स्थान है। यानी 30 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जहां पर डकैती में उत्तर प्रदेश से ज्यादा डकैतियां पड़ती हैं। उत्तर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद ये स्थिति है। लूट में 20वां स्थान है, हत्या में 26वां, नगबजनी में 32वां, बलात्कार में 24वां, सील भंग में 14वां, पास्को अधिनियम में 23वां, महिला संबंधी अपराध में 15वां। ये आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी 31वां स्थान का तात्पर्य 30 राज्य इससे ज्यादा अपराध इसमें पहले से हैं। ये भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदस्यों का आह्वान किया कि वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में ही प्रदेश के सभी मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जाए। साथ ही जिन गांवों में ग्राम सचिवालय नहीं है वहां ग्राम सचिवालय का निर्माण करवाया जाए और इन सचिवालयों को ऑप्टिकल से जोड़ा जाए। विद्युतीकरण के लिए अपनी पूरी सूची बना करके सरकार को उपलब्ध करवाएं, विभाग को उपलब्ध करवाएं। 1 साल के अंदर प्रयास करें, एक अभियान चला करके सभी मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ कर पूरा करवा दे। सरकार पूरा पैसा इसके लिए उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आड़े आने वाली है। सड़कों के लिए व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आज तीसरे और अंतिम दिन विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। सपा, बसपा और कांग्रेस सदस्यों ने वेल में आकर प्रदेश की कानून व्यवस्था और कोरोना महामारी पर ठीक काम न कर पाने का आरोप लगाया। विपक्ष के शोर शराबे के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 17 विधेयक सदन के पटल पर रखे, जिससे ध्वनि मत से सभी विधेयकों को पारित कर दिया गया।
आज सुबह जब विधानसभा शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन को सूचित किया कि 2 पूर्व विधायक विवेक सिंह और कुंवर बहादुर का निधन हो गया है, जिन्हें सदन ने 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने नियम 300 के तहत प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा कराए जाने की मांग की। सूचना अग्राह्य किए जाने पर वेल में आकर उन लोगों ने नारेबाजी की। इस बीच शोर शराबे के बीच ही राज्यपाल के संदेश को पढ़ा हुआ माना गया और विभिन्न 17 विधेयकों पर सदन की अनुज्ञा ली गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन ISIS के कथित रूप से जुड़े एक आतंकी को IED के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कल रात करीब 12 बजे धौला कुआं से करोल बाग के रास्ते को रिंग रोड के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद आतंकी को पकड़ा गया। आतंकी के पास से IED और पिस्टल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकी की पहचान अब्दुल यूसुफ के रूप में की गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार आतंकी दिल्ली के खास इलाके को टारगेट करने के लिए आया था, हालांकि उसके मकसद का अभी पता नहीं चल पाया है। आतंकी की निशानदेही पर दिल्ली में और दिल्ली से बाहर ऑपरेशन जारी है। पुलिस को उसके साथियों की तलाश है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा धौला कुआं में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए ISIS आतंकी को लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल के ऑफिस लाया गया है। बलरामपुर में पुलिस चौकसी बरत रही है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी के द्वारा बलरामपुर का नाम लेने पर भारत नेपाल सीमा के सभी बॉर्डर पर सघन तलाशी ली जा रही है। हर आने जाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रखी जा रही है। उतरौला गांव के बढ़िया भैसही को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर दिया है। गांव से न किसी को बाहर और न ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बाहर बताया जा रहा है कि ATS और दिल्ली पुलिस के जवान गांव में पहुंच चुके हैं। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन की 44 सीटों के विनिर्माण के लिए निविदा रद्द कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर नई निविदा जारी की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि नई निविदा संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश के अनुसार जारी की जाएगी, जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम को वरीयता दी जाएगी। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। इस साल मुंबई में कोरोना महामारी के कारण त्योहार को लेकर गहमा गहमी का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से पहले ही कोविड के खतरे को देखते हुए गणपति की मूर्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनके मुताबिक सार्वजनिक मंडल की मूर्तियों की ऊंचाई 4 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आवासीय परिसर में इको फ्रेंडली मूर्तियां 2 फीट तक ही होनी चाहिए। विसर्जन में जहां अधिकतम 5 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है, वहीं इस बार मुंबई में काफी चर्चा में रहने वाले लाल बाग का राजा गणपति मंडल इस साल मूर्ति स्थापित नहीं करेगा और 10 दिनों तक चलने वाले गणपति त्योहार के मौके पर रक्तदान सहित स्वास्थ्य संबंधी कैंप का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि गणपति बप्पा मौर्य गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व भारत के लोगों के अदम्य उत्साह, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। मेरी कामना है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से कोविड-19 की महामारी समाप्त हो और सभी देशवासी सुखी और निरोगी जीवन जिएं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भी लोगों को गणेश चतुर्थी के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आप सभी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणपति बप्पा मौर्य। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। संभल जिले की चंदौसी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर में गणेश महापूजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित किया गया। गणेश चतुर्थी में लगने वाला मेला इस बार कोरोना महामारी के कारण आयोजित नहीं किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बीच गणेश मंदिर में गणेश महापूजन श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया।
पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदौसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गणेश मंदिर में पूजन के दौरान सभी श्रद्धालुओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। वहीं गणेश मेला आयोजन कमेटी के संस्थापक डॉक्टर गिरिराज किशोर ने बताया कि महापूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया। गणेश जन्मोत्सव के अवसर पे चंदौसी में मंदिर में दर्शन पूजन लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था पूरी लगी है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सभी लोग ये सैनिटाइजर लगा के ही अंदर जा रहे हैं। यहाँ टनल लगा हुआ है, उससे प्रवेश करके जा रहे हैं और वहाँ पे किसी को भी प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं है। जा रहे हैं लोग दर्शन करके और तुरंत वापस हो रहे हैं। देखिए, जो पूजन है वो सरकार द्वारा जो भी उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आपको ये सारे प्रबंध करने हैं, तो उस प्रबंध में हमने एक सैनिटाइजेशन टनल भी लगा रखा है एंट्री पर, हैंड सैनिटाइज़र भी लगा रखा है। तरह जो लोग मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं वो मास्क भी वहाँ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने रिंग्स रोड पे बनाए हुए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पर ही, मतलब उसकी गाइडलाइन के अनुसार उनको 2 मीटर की दूरी पे सब लोग को गाइडलाइन से खड़ा कर रहे हैं और मंदिर में सिर्फ 5 लोगों का प्रवेश है। ऐसा ही हमें आदेश है सरकार द्वारा कि मंदिर में जो भी दर्शन होंगे वो दूरी बना के ही दर्शन होंगे। भैया बराबर पालन कर रहे हैं शासन का और प्रशासन का, जो भी हमारे ऊपर आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं बराबर और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज प्रयागराज दौरे के दौरान अपने पैतृक गांव प्रतापपुर भदारी पहुंचे। मुहर्रम के अवसर पर वहां उपस्थित लोगों से उन्होंने मुलाकात कर कोविड-19 के संक्रमण से बचकर त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप है, ऐसे में मुहर्रम का पर्व कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ही मनाया जाए। इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है वो इंसाफ के लिए है, इंसानियत के लिए और ईमान के लिए। और ये बात सही है कि जो कोरोना का एक कहर है और काल है, उसकी वजह से जो है वो सभी जो धार्मिक त्यौहार हैं और पर्व हैं और वो जो है वो नहीं हो रहा है वो, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले कोई कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो बहुत ही सीमित तरीके से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत, लोगों की सलामती, लोगों की सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की बराबर बराबर। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार समावेशी सरकार है जो सभी के विकास के लिए कार्य करती है। देश में सरकार की नीतियों के चलते अन्य देशों की तुलना में भारत में सरकारी नीतियों के चलते इसका प्रभाव दूसरे देशों की तुलना में 85% कम है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9 महीने में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया है। देखिए, हमारी सरकार समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है और समाज के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय भी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उसके साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को हो रहा है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 22,22,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,631 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 74.69% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि 2 साल से कम समय में दुनिया कोरोना वायरस से फैली महामारी से उबर जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम
गैब्रियेसस ने कहा है कि साल 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना वायरस में से फैली महामारी पर जल्द काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन और पूरी दुनिया का एक दूसरे से संपर्क होने के चलते कोविड-19 संक्रमण दुनिया भर में तेज रफ्तार से टला। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि बेहतर तकनीक होने के चलते ही इस महामारी पर स्पेनिश फ्लू की तुलना में कहीं ज्यादा जल्दी काबू पाया जा सकता है। आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी में 3,40,90,000 क्यूसेक जल छोड़े जाने के कारण स्थिति भयावह हो गई है। बाढ़ की विभीषिका से 62 गांव से संपर्क मार्ग कट गया है। लगभग 6,920 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है। बाढ़ में नाव पलटने से मासूम की मौत हो गई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस बाढ़ से कुल 183 ग्राम प्रभावित हुए हैं, जिसमें राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। बाढ़ से अब तक 63,686 की जनसंख्या प्रभावित हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 12 गांवों के निवासियों को बाढ़ शरणालय स्थल पर लाया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों की देखभाल के लिए 10 मेडिकल टीमों को लगाया गया है। करीब हमारे कुल 62 गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, मरून हो गए हैं, और ऐसे 58 गांव हैं जिनकी कृषि प्रभावित हुई है, और बाकी 62 गांव और हैं जिनमें जलभराव से आबादी और कृषि दोनों किसी न किसी तरह से प्रभावित है। तो उन सबको टोटल देखा जाए तो प्रभावित जनसंख्या हमारी 63,686 है। राहत कार्य हमारा प्रॉपरली वहाँ पे चल रहा है, जिसके तहत ऑलरेडी हम 12,635 राहत पैकेट डिस्ट्रीब्यूट जनपद में किए जा चुके हैं, और साथ में त्रिपाल 2,480 मीटर हम दिए जा चुकी है। लंच पैकेट्स शुरुआत में जो एकदम से विस्थापित होते हैं उनको लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी, 5,766 हम दे चुके हैं। इसके अलावा पशु हमारे जो विस्थापित हुए हैं, 776 पशु विस्थापित हुए हैं जो कि बंधे पे या कहीं और जगह पे हैं, उनको चारे और भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में बहने वाली गंगा और रामगंगा में पानी बढ़ने से समीपवर्ती गांव जलमग्न हो गए हैं। जल प्रवाह के साथ उफना रही रामगंगा से बचाव के लिए प्रशासन ने क्लान, जलालाबाद, तिलहर की बाद चौकियों को अलर्ट करने के साथ ही मिर्जापुर क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रभावित गांव उत्तर पैलानी मजरे में करीब 110 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर राहत सामग्री वितरित करवाकर नाव की भी व्यवस्था करवा दी है, ताकि बचाव के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं रामगंगा के किनारे बसे आजाद नगर वासियों ने सरकार से दूसरी जगह गांव शिफ्ट करने की गुजारिश के साथ ही गांव तक पक्का मार्ग बनवाने की भी मांग की है। जल स्तर में बढ़ोतरी होने के कारण पैलानी उत्तरी एक रेवन्यू विलेज हमारा, उसका एक मजरा है। उस मजरे में लगभग 100 परिवार, 110 के आसपास परिवार प्रभावित हैं, जो गांव में मूल गांव में न रहकर मजरे की सतह में खेतों में रहते थे। और खतरे की कोई बात नहीं, उन सबको सुरक्षित जगहों पर रखा गया है और उनको राशन इत्यादि की जो आवश्यक चीज़ें होती, मिट्टी तेल और राशन, उसका वितरण कर दिया गया है। एक उनको नाव भी उपलब्ध करा दी गई है, ताकि अगर वो कहीं आना जाना चाहें तो उसका उपयोग वो कर सकें। केंद्रीय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना डॉक्टर जयराम अपने 1 दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंचे। डॉक्टर जयराम ने जिले के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाले शौचालय, आवास सहित पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। डॉक्टर जयराम ने बसवा गांव पहुंचकर आयोजित जन सुनवाई में ग्रामीणों से संचालित योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही सहजन के पौधे का रोपण भी किया। उन्होंने बताया कि भारत को पहला ऐसा पीएम मिला है जिसने देश के गरीब, किसान और मजदूर सबके बारे में सोचा। प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है कि गांव-गांव में शौचालय, आवास और पेयजल की समुचित व्यवस्था हो। ये देश के प्रधानमंत्री, भारत में ऐसा पहली बार प्रधानमंत्री हुआ है जो गरीब, किसान, मजदूर के बारे में, सबके बारे में सोच रहा है, चाहे उद्योगपति हो चाहे मजदूर हो। और आज जो प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जल योजना, प्रधानमंत्री कई तरह के प्रोजेक्ट हैं जो गरीब और कल्याणकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ये चीज़ें खुद भोगे हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये टीमें तैयार करी हैं, सब लोग लगे हैं, समीक्षा बैठक हुई तो
सारे अधिकारी आए थे डिस्ट्रिक्ट के और सबके साथ में 1 सवा घंटा बैठा हूँ और सबने रिपोर्ट बढ़िया दी है। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीब ग्रामीणों को फ्री राशन मिलने से उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। महमूदनगर के कोटेदार संतोष कुमार ने बताया कि सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अप्रैल माह से निरंतर राशन बांटा जा रहा है, जिसमें इस अगस्त माह में भी प्रति यूनिट 5 किलो राशन और 1 किलो चना 706 ग्रामीण और प्रवासी भारतीयों में फ्री वितरित किया जा रहा है। मैं दिल्ली से अभी आया हूँ। यहाँ खेती पाती करता हूँ, दिल्ली में मजदूरी करता हूँ और कोरोना की वजह से मेरा कोई कामकाज नहीं चल रहा है। अब मोदी जी की तरफ से मुझे फ्री राशन मिलता है, जिससे मेरा बच्चों का पालन पोषण होता है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सुनीता देवी, मैं महमूद नगर के रहने वाली हूँ। कोरोना की वजह से दाढ़ी बार का काम मेरा सब बंद पड़ा है। मेरा पति दाढ़ी बार का काम करता था, इसलिए वो सब बंद है और ये मुझे सिलेंडर भी फ्री मिला था। मोदी की वजह से राशन हमें फ्री मिल रहा है। मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। पति ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कानपुर देहात के 4,12,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गए हैं। किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त का मैसेज मोबाइल पर आने के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों को इस समय धान की फसल में जिंक और यूरिया का छिड़काव करने के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। रहा है हम लोगों को, उससे काफ़ी हद तक राहत। लॉकडाउन में हम लोग इतने कमज़ोर हो चुके थे, वो 2,000 रुपये हम किसानों के लिए हितकर साबित हुआ है। जो सरकार जो है राहत कार्य के लिए जो है किसानों को पैसा जो दे रही है, उस पैसे से हम लोगों को लाभ मिल रहा है। क्या है कि मान लो बीज खरीद लाए या पानी का पैसा सिंचाई का देना है वो दे देते हैं। ऐसा जो है इससे इतना बड़ा हमको लाभ है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने उद्बोधन में और बटन दबा करके किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि गई हुई है। इससे जनपद के किसान भाइयों में काफ़ी उत्साह है। लॉकडाउन की स्थिति में जहां किसान अपनी फसलों का पर्याप्त मूल्य नहीं पा पाए थे, इस किसान सम्मान निधि से उनको कृषि निवेशों की व्यवस्था करने में, उर्वरकों की खरीद में, बीजों की खरीद में उनको काफ़ी लाभ हुआ है। और हम लोग कैंप लगा करके, अभी भी हमारा कैंप चल रहा है, ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी कृषक परिवार पात्र जो है वो इस योजना से वंचित ना रहे। अभी भी कैंप लगे हुए हैं और आपके माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि जनपद में जो भी किसान भाई इस किसान सम्मान निधि के पात्र हैं वो ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। सरकार की ये भी मंशा है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं उनको केसीसी के रूप में सरलीकृत व्यवस्था के तहत किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, ताकि उनको कृषि निवेशों की व्यवस्था करने में कोई समस्या ना हो। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र को 300 परिवार जीवंत कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर बसे गांव के लोग चटाई बुनने का काम कर रहे हैं। 1200 की आबादी वाले गांव में 300 परिवार हैं। इनकी फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो गईं। जमीन होने के बावजूद खेती से दूर ये लोग अपनी मेहनत के दम पर परिवार पाल रहे हैं। पूरी तरह से आत्मनिर्भर ये जिले का इकलौता गांव है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें न तो किसी की मजदूरी करनी पड़ रही है और न घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। 300 से 500 रुपए की आमदनी रोज हो जाती है। ये सीसी गांव के लोग यहाँ पे चटाई का काम करते हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं यहाँ पे। और ये तराई से काफ़ी पानी में से बड़ी मेहनत से ये काट के लाते हैं बेचारे, फिर उसे सुखाते हैं। और जिस जगह से ये काट के लाते हैं वहाँ पे सर्प का भी डर नहीं करते, ये मछली भी होती हैं। इन्हें कई चीज़ों से गुजर के आना पड़ता है, फिर उसे सुखाते हैं, फिर ये चटाई बनाते हैं। और ये कई दशकों से इस काम को कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत जो कार्यक्रम चला है, ये पहले से ही उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये गांव में ही सब लोग अपना 300-400 परिवार हैं लगभग, और सब लोग यहीं पे रोजगार कर रहे हैं ये। और इस काम को इनके कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ता, यहीं पे व्यापारी आता है और ले जाता है, और इनका पूरा खर्च भी इसी से चलता है। जी हमारा पूरा गांव यही काम करता है।
चटाने का ही काम है हमारे गांव में, और कुछ काम नहीं है। और हम तो ये सोचते हैं कोई काम रोजगार हमारे लिए आगे को बढ़े, हमारे गांव की सुविधा हुए। हमारा पूरा काम यही काम करता है हमारा गांव, चटाने का ही काम है भाई। पटेरा टेरा काटते हैं, पानी में डोलते हैं, काट केटा पाँव से लग जाए, पैर से दब जाए तो हम तो ऐसे डोलते हैं, काटते पीटते। ऐसी कोई सुविधा नहीं है हमारे गाँव में, सो आगे को हमारी स्थिति बढ़े। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरा फटे शीशे मैं बाहर जाता हूँ, फटे काट के लाता हूँ, सारा परिवार छाँटते हैं, बुनते हैं और इसी में गुजारा चला। इसी में पेट पले हमारे। और यहाँ ठेकेदार आते हैं, वो ले जाते हैं खरीद के, यहाँ से 200-250 रुपये बिंडल जा रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।